हाय गाइस, वेलकम आवर चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स। आज हम रसशास्त्र के चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है महारस, उपरस और साधारण रस। ठीक है, अपन सबसे पहले महारस यानी एक ये वर्ग है। महारस का मतलब है, महारस पूरा एक वर्ग है। इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से द्रव्य इसके अंदर रखे गए हैं, है ना। तो इसका आपको श्लोक याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये वाला श्लोक याद करना है। अभ्रक वैक्रांत माक्षिकम विमला द्विज शस्यकम चपल रसक चेति ज्ञात्वा अष्टो संग्रह इति वशान। वापस बता रही हूँ। अभ्रक वैक्रांत माक्षिकम विमला द्विज शस्यकम चपल रसक चेति ज्ञात्वो अष्टो संग्रह इति वशान। अब देखना, महारस वर्ग के अंदर कौन कौन आते हैं। अभ्रक आता है, विक्रांत आता है, माक्षिक आता है, विमल आता है, द्विज मतलब शिलाजितु, है ना, शस्यक आता है, चपल आता है, रसक आता है, ज्ञात्वा अष्टो। ये 8 आते हैं, यानी महारस वर्ग में ये 8 द्रव्य रखे गए हैं। इसी को महारस वर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे अपन इनकी एक एक की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। अभ्रक विक्रांत ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उपरस का श्लोक जब उपरस आएगा तभी बात करेंगे अपन। ठीक है, अब अभ्रक की बात करते हैं। ना, अभ्रक से स्टार्टिंग था ना महारस का, अभ्रक विक्रांत वाला। तो अभ्रक के बारे में पढ़ते हैं। अभ्रक का संस्कृत में नाम पता है। संस्कृत में या तो लास्ट में म लगा दो या फिर बिंदी लगा दो, है ना। तो संस्कृत में अभ्रकम, हिंदी में अभ्रक, अंग्रेजी में मीका। अब इसके पर्यायों की बात करते हैं अपन, है ना। तो इसके पर्याय है ना, इतना याद रखना है कि आपको जितने भी मेघ के जो पर्याय होते हैं ना, वो पर्याय लिखने हैं। आकाश की जो पर्याय है ना, वो आकाश के सारे पर्याय है ना, आपको अभ्रक के लिखने हैं। तो आकाश के क्या क्या पर्याय होते हैं। गगन होता है, ख होता है, व्योम होता है, वज्र होता है, घन होता है, गिरीज होता है, मेघ। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब मैं आपको गगन परपट्टी बता रही थी कि गगन किसका पर्याय है, अभ्रक का पर्याय है। आकाश के जितने भी पर्याय होंगे वो अभ्रक के पर्याय लिखने हैं आपको। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अभ्रक को गोरी तेज बोलते हैं। ठीक है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं बता रही हूँ उतना सफिशिएंट, आप उतना ही पढ़ना है आपको बस। अभ्रक के भेद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभ्रक के 4 भेद बताएंगे। पिनाक, नाक, मंडूक और वज्र, ये 4 भेद हैं। ठीक है, अब पिनाक की बात करते हैं। पिनाक क्या होता है। पिनाक जो होता है ना, वो क्या होता है, इसको अग्नि पे अपन तप्त करते हैं ना, तो इसके जो सूक्ष्म पत्र होते हैं इसके, वो आसानी से अलग हो जाते हैं। इसको अग्नि से तप्त करने पर इसके सूक्ष्म पत्र आसानी से अलग हो जाते हैं, उसको पिनाक बोलते हैं। बस इतना ही याद रख। नाग, नाग में क्या होता है। नाग से आपको नाग समझ में आ रहा है, नाग शाम को बोल रखा है। तो इसमें क्या होता है, नाग जैसे सर्प की फुंकार होती है ना, नाग जैसे फुंकार मारता है, अपन नाग को छेड़खानी करते हैं उसके साथ में, तो वो फुंकार मारता है। तो उस फुंकार से ही इसका अर्थ लिया गया है ना। इस अभ्रक को है ना, जब अपन अग्नि पे गर्म करते हैं ना, तो इसमें सांप की फुंकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसको नाग अभ्रक बोला गया है। ठीक है ना, इसको अग्नि पर तपाने पर सर्प की तरफ फुंकार शब्द उत्पन्न होता है, इस कारण से इसको नाग अभ्रक बोला गया। ठीक है, अब मंडूक। मंडूक किसका पर्याय है। मंडूक पर्याय है मेंढक का। ठीक है, अब मेंढक क्या करता है, मेंढक कैसे चलता है। यहाँ मेंढक था पहले ना, तो वो उछलेगा और यहाँ आएगा, मतलब उछल के मेंढक आगे जाता है ना, उसकी गति। तो इसमें भी यही बता रखा है कि आप जब इस अभ्रक को अग्नि पर गर्म या तपाओगे ना इसको, तो ये
अग्नि से तप्त होके उछल उछल कर जो बर्तन है उससे बाहर जाने की कोशिश करता है, तो इसको आपने क्या बोल दिया? मंडूक अभ्रक बोल दिया। ठीक है, अब देखो, अग्नि पर तपाने पर मेंढक की तरह अग्नि से चटक कर या उछल कर बाहर आ जाता है, इसको मंडूक अभ्रक बोलते हैं। वज्र अभ्रक, ये सर्वश्रेष्ठ अभ्रक है ना। इसको अपन अग्नि पे तपाएंगे ना तो ये सारी विकृतियों से रहित हो जाता है, इसको वज्र अभ्रक बोलते हैं। अग्नि पर तपाने पर यह अभ्रक सभी विकृतियों से रहित और निश्चल बना रहता है, और इस अभ्रक के सेवन से देह सिद्धि और लोह सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात संपूर्ण रोगनाशक और सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें बस इतना ही याद रखना है, इसको जब अग्नि पे तपाते हैं ये सभी विकृतियों से रहित होता है और इससे संपूर्ण रोगों का नाश होता है, और ये सर्वश्रेष्ठ अभ्रक होता है। इन चारों अभ्रकों में ये पूछे आपको कि कौन सा सबसे श्रेष्ठ है, तो वज्र अभ्रक सबसे श्रेष्ठ होता है। प्रशस्त अभ्रक के लक्षण, प्रशस्त का मतलब होता है अच्छे अभ्रक के लक्षण। भाई अभ्रक तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अच्छा अभ्रक कौन सा है उसके लक्षण बता रखे हैं यहाँ पे। जो अभ्रक चिकना हो, मोटे दल वाला हो, उत्तम गुण से युक्त हो, भार हो, आसानी से जिसके पत्र पृथक हो जाएं, अभ्रक प्रशस्त होता है। मतलब ये देख लेना आप, जो उत्तम चिकना हो, भार युक्त हो और पत्र पृथक हो जाएं, है ना, वो अभ्रक प्रशस्त होता है। अभ्रक का शोधन की बात करते हैं, है ना। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ ना, पहले वो ट्रिक आप लिख लीजिए ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो, है ना। उसको मैं आगे बताऊंगी आपको कि ये ट्रिक मैंने कैसे कैसे बताई है आपको, है ना, साथ में। काकू एना वा गोत्री नींबू, ये ट्रिक लिख लीजिए, शोधन की ट्रिक है ये शोधन की ट्रिक है आपकी। काकू एना वा गोत्री नींबू, जैसे मैंने इनके आगे अंडरलाइन किया ना, वह वो याद कर लीजिए। काकू एना वा गोत्री नींबू। ठीक है, ये शोधन की ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब एक मारण की ट्रिक और लिख लीजिए आप। ठीक है, काश नींबू गंध दे, काश नींबू गंध दे, बड़ा गंध बड़ा गंध तक लिख ली। काश नींबू गंध दे, बड़ा गंध। ठीक है, इसके आगे की ट्रिक, हर गंध नींबू, बड़ा गंध टंकण। गिरी गंध गुड्डी, गिरी गंध गुड्डी और पारस। सॉरी सॉरी सॉरी, इसके आगे आपको पारस लिखना है। मैं दोनों ट्रिक वापस से बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप ऐसे याद करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप सारे पढ़ोगे ना तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा किसका शोधन किससे किया, किसका मारण किससे किया ना। तो ये महारस की ट्रिक मैंने आपको बता दी। मैं आगे इसको जस्टिफाई करूँगी, एक एक जैसे पढ़ते जाएंगे ना पर वैसे वैसे इसको बताती जाऊँगी। तो शोधन की ट्रिक अपन ने क्या पढ़ी, काकू एनावा गोत्री नींबू, है ना।
और मारण की ट्रिक क्या पढ़ी है अपन ने? काश नींबू गंध दे, बड़ा गंध हरगंध नींबू, बड़ा गंध टंकण, गिरी गंध गुड्डी पारस। अब बस बता रही हूँ मारण की ट्रिक। काश नींबू गंध दे, बड़ा गंध हरगंध नींबू, बड़ा गंध टंकण, गिरी गंध गुड्डी पारस। ठीक है। अब अपन अभ्रक के शोधन की बात करते हैं। शोधन की क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको? काकू एनावा गोत्री नींबू। ठीक है। तो अभ्रक का शोधन कैसे करेंगे? अभ्रक का पहली बात तो आपको ये लिखनी है, जब अभ्रक का शोधन आ जाए तो आपको ये याद रखना है कि अभ्रक का शोधन हम निर्वाप से करते हैं। मैंने आपको निर्वाप बता दिया पहले कि कोई भी धातु ली, उसको इतना रक्त तप्त गर्म कर लिया और फिर उसको किसी भी द्रव्य पदार्थ में ले जाके बुझा दिया 7 बार, उसको निर्वाप बोलते हैं। यानी उसको बुझा दिया, 7 बार की कोई जरूरत नहीं, उसको बुझा देने को ही निर्वाप बोलते हैं। अब अभ्रक के शोधन की बात कर रहे हैं अपन। तो अभ्रक का शोधन, कृष्ण वज्रा अभ्रक को अग्नि से तप्त करके, निर्वाप से करेंगे तो अग्नि से तप्त करके कांजी, एक याद रखना है आपको शोधन मारण से, कांजी में 7 बार बुझा देने पर अभ्रक शुद्ध हो जाता है। मैंने आपको काकू बताया था, काकू एनावा गोत्री नींबू टू। तो का का मतलब है कांजी। तो कांजी में क्या करेंगे? 7 बार रक्त प्रतप्त करके 7 बार बुझा देंगे उसको। शोधन की ट्रिक आगे समझ में। अब इसमें धान्य अभ्रक का निर्माण। धान्य अभ्रक में आपको कुछ नहीं करना है। देखो, आपको एक भाग तो अभ्रक लेनी है ना? एम से दिखा देते हैं अभ्रक को। ठीक है, मीका। और 1/4 भाग आपको क्या करना है? शाली धान्य लेना है। अब इन दोनों को क्या करना है? एक पोटली में बांध देना है आपको, है ना? फिर इस पोटली को ले जाके आपको जल में, है ना, 3 रात्रि तक रख देना है। जब ये 3 रात तक उसमें डूबी रहेगी ना, उसके बाद में आपको ये इस पानी के अंदर ही, भाई ये पानी में डूबी हुई थी 3 रात्रि तक, ये 3 रात्रि तक इस पानी में डूबी हुई है। इस पानी में ही आपको हाथ डाल के इसका अच्छे से मर्दन करना है, मतलब दोनों हाथों के बीच इसको रगड़ना है। तो क्या होगा? इसमें छोटे छोटे कण है ना, बोरे के अंदर क्या होते हैं? थोड़े छेद बड़े होते हैं। मैंने आपको बोरे में लपेटना है ना, या कंबल में, तो उसमें क्या होते हैं? थोड़े छेद बड़े बड़े होते हैं। उन छेदों से क्या होता है? चूर्ण बाहर निकलता है और वो उस पानी में एकत्रित हो जाता है। फिर क्या करते हैं? उस बोरे को अलग कर लिया और उस पानी को अच्छे से निथार लिया। यानी उन कणों को आपको अच्छे से रखना है ना, निथार के अलग कर लेना है उन कण। और जो आपको वो जो कण मिले ना, बारीक बारीक जो बोरे से निकले थे, उन कणों को अपन धान्य अभ्रक बोल देते हैं। तो वापस बता रही हूँ एक बार, क्या किया आपने? मीका लिया, साली धान्य लिया, ये 1/4, ये 1, इनका एक बोरी या बोरे में आपने पोटली बना ली। इस पोटली को क्या किया आपने? 3 दिन तक पानी में रख के रखा और फिर क्या किया? इन दोनों का मर्दन कर लिया इस पानी में। तो इससे कुछ सूक्ष्म कण निकले, सूक्ष्म कण निकले, वो इस पानी में एकत्रित हो गए। अब पानी को आपने अलग कर लिया और उन सूक्ष्म कणों को अलग कर लिया। जो सूक्ष्म कण आपको मिले वही धान्य अभ्रक है। ठीक है। अब देखो, इसमें शुद्ध अभ्रक 1 भाग, साली धान्य 1/4 भाग को लेकर कंबल या बोरे के टुकड़े में पोटली की तरह बांधकर जल या कांजी में 3 पर्यंत डुबो कर रखें। ठीक है। फिर द्रव में उसका मर्दन कर लें। फिर अभ्रक का सूक्ष्म चूर्ण बोरे के छिद्र से बाहर निकल जाएगा और उस द्रव को निथार कर पात्र के निचले भाग में धान्य अभ्रक को एकत्रित करके सुखा लें और धान्य अभ्रक भस्म निर्माण करने में प्रयोग कर लें। ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ना है। धान्य अभ्रक का मारण देखते हैं। मैंने आपको ये बोला, एक शोधन और एक मारण आपको एटलीस्ट याद करना है। ज़्यादा याद हो तो वो आपकी मर्जी है, पर एक तो आपको याद करना ही है, जिसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। अभ्रक का मारण मैंने आपको ट्रिक बताई थी, काश नींबू गंध दे। ठीक है,
तो कास से क्या आएगा, कास्मर्द स्वरस। ठीक है, अब देखो नॉर्मल जो मारण की प्रोसीजर होती है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने क्या किया, किसी का भी शोधन कर लिया है ना, शोधन करके आपने कोई भी द्रव्य लिया, उस कोई भी द्रव्य डाला, अकॉर्डिंग आपको याद करना पड़ेगा वो, है ना, अकॉर्डिंग उसके आपने कोई भी द्रव्य उसके अंदर डाला, उसका मर्दन कर लिया। देखो मारण की प्रोसीजर जो नॉर्मल है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी आपने, जैसे आपको अभ्रक का ही मारण करना है, मान लिया कोई भी द्रव्य है इसका मारण करना है, उसको आपने कोई द्रव्य डाल के इसका मर्दन कर दिया, मर्दन कर लिया। फिर मर्दन करने के बाद अपन क्या करते हैं, उसकी चक्रिका बना देते हैं। चक्रिका बना के इस चक्रिका को आप क्या करते हैं, सराव संपुट कर देते हैं। सराव संपुट का मतलब ऐसा एक वो होता है, मैंने आपको बताया था, सराव होता है, उसके अंदर आप रख देते हैं और उसके ऊपर दूसरा सराव रख देते हैं, यानी उसको सराव संपुट कर देते हैं और फिर पुट दे देते हैं। मैंने आपको पढ़ाए हैं पुट, गज पुट, कुकुट पुट, सारे पुट पढ़ाए ना। उस पुट में उसका पाक कर देते हैं और फिर उसको निकाल लेते हैं और वो भस्म बन जाती है। वापस बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी द्रव्य लेते हैं, उसका किसी भी स्वरस वगैरह जिससे भी आपको मर्दन करना है उसका मर्दन कर लेते हैं, फिर उसकी चक्रिका बना लेते हैं, चक्रिका बना के उसका सराव संपुट कर देते हैं, सराव संपुट करके उसको पुट दे देते हैं, तो उसकी भस्म निर्माण हो जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभ्रक का मारण पढ़ रहे हैं ना अपन, तो अभ्रक में क्या करना है, धान्य अभ्रक लेना है ना, उसको कासमर्द स्वरस से मर्दन करके, कास नींबू गंध दे, तो मैंने बता दिया कासमर्द है यहाँ पे, कास का मतलब धान्य अभ्रक को कासमर्द के स्वरस से मर्दन करके चक्रिका बना ली और चक्रिका बना के उसको सराव संपुट कर दिया, गजपुट की अग्नि में पाक कर दिया और 10 पुट देने पर अभ्रक भस्म का निर्माण हो जाता है। अभ्रक भस्म की परीक्षा ये इम्पोर्टेंट है बस इसमें, और सारी जो सेम परीक्षाएं होती है वो सबकी होती है, जो वारितर होती है, रेखापूर्ण होती है, सूक्ष्म होती है, अपुनर्भव होती है, निरुत होती है, ये सारी परीक्षाएं सबकी सेम होती है। लेकिन अभ्रक की जो सबसे स्पेशल परीक्षा है ना वो निश्चंद्र है और अरुण वर्ण की भस्म। निश्चंद्रता का मतलब क्या होता है, निश्चंद्रता का मतलब ही इतना होता है कि वो चमकनी नहीं चाहिए, नाम से समझ में आ रहा है कि उसमें चमक नहीं होनी चाहिए। अमृतीकरण, अमृतीकरण मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मारण कुछ दोष अवशिष्ट रह जाते हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है, जैसे आपने भस्म बना ली, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको अमृतीकरण, पर वापस से बता रही हूँ। आपने भस्म बना ली, अब इस भस्म में ना कुछ दोष रह गए, आपको पूरे दोष हटाने थे लेकिन कुछ दोष फिर भी इसके अंदर रह गए, उस दोषों को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है ना वो अमृतीकरण है। ठीक है, अमृतीकरण से क्या होता है, गुण में तो वृद्धि हो जाती है लेकिन वर्ण की हानि हो जाती है। वापस रिपीट कर देती हूँ मैं आपको। देखो आपने मारण कर लिया, आपने मारण किया, मारण करने के बाद क्या हुआ, भस्म बन गई। अब ये भस्म है ना, इसमें कुछ दोष रह गए है ना, दोष अवशिष्ट रह गए, तो आपने एक संस्कार किया जिससे ये दोष खत्म हो जाए, उसको आपने अमृतीकरण बोल दिया। अमृतीकरण से क्या हुआ, दोष तो सारे हट गए, दोष तो हट गए, मतलब गुण तो बढ़ गया इसका, लेकिन अमृतीकरण से एक प्रॉब्लम आ गई हमें, इसके वर्ण की हानि हो गई, यानी इसका कलर जो है वो डिफेक्ट हो गया, कलर में खराबी हो गई, वर्ण का मतलब। तो अब वर्ण के लिए अपन क्या करते हैं, मैं थोड़ा अमृतीकरण की प्रोसीजर भी बता देती हूँ आपको इसमें। अभ्रक भस्म और लोह घृत को समान मात्रा में लोहे की कढ़ाई में लेकर घृत के जलने तक मंदा अग्नि पर इसको गर्म करते हैं, इसको अभ्रक भस्म का अमृतीकरण बोल देते हैं। आपने अभ्रक भस्म एक कढ़ाई ली, उसके अंदर गोघृत डाला और इसके अंदर अभ्रक भस्म डाल दी,
लोहे की कढ़ाई लेनी है, याद रखना, ठीक है। लोहे की कढ़ाई ली, इसके अंदर आपने अभ्रक भस्म डाल दी, इसके अंदर गोघृत डाल दिया और इसको घृत के जलने तक, मंदाग्नि तक गर्म किया। जब घृत पूरा जल जाए तो मंदाग्नि तक इसको गर्म करना है। इसको अभ्रक भस्म अमृतीकरण बोलते हैं। अब मैंने आपको बोला अमृतीकरण से क्या हुआ, इसके वर्ण में हानि हो गई, तो इसके वर्ण को वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, लोहितीकरण। और लोहितीकरण आप याद रखना, रेडिश कलर लाने को लोहित वर्ण, लोहित का मतलब होता है रेडिश कलर लाने को। और ये जो रेडिश कलर आता है ना, ये मेनली मंजिष्ठा क्वाथ से लेके आते हैं अपन, देखा होगा मंजिष्ठा रेडिश रेडिश होता है थोड़ा। तो लोहितीकरण की प्रोसेस किससे करेंगे, मेनली मंजिष्ठा क्वाथ से करेंगे, क्योंकि लोहितीकरण का, लोहित का मीनिंग ही रक्तवर्ण है। देखो इसमें क्या करते हैं, आपने भस्म ली है ना, उसको क्या किया आपने, मंजिष्ठा क्वाथ के साथ इसका मर्दन कर दिया। भाई भस्म का कलर चेंज हो गया था, तो हमने क्या किया, भस्म ले ली, भस्म का मंजिष्ठा क्वाथ के साथ मर्दन कर दिया। मर्दन करने के बाद क्या करेंगे, उसकी चक्रिका बना लेंगे। चक्रिका बनाने के बाद उसे सराव संपुट कर देंगे, सराव संपुट करके उसको पुट दे देंगे। ये जो भस्म निर्माण होगी, ये लोहितीकरण संस्कार से युक्त भस्म होगी। इसमें शायद पूरा प्रोसीजर लिख नहीं रखा, सीधा पुट के बारे में बता रखा है, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया इसका, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, रक्त वर्ण के सदृश वर्ण की, निश्चंद्र मृदु रक्त वर्ण सदृश वर्ण की आपको भस्म मिल जाएगी, ठीक है। अभ्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ये आप गुण आप है ना, सबके लगभग सेम ही है। दीपन करता है, पाचन करता है, रसायन होता है, वाजीकरण होता है ना, स्निग्ध होता है, रुचिकारक होता है, बलवर्धक होता है, ये है ना सबके एक जैसे ही हैं लगभग, ठीक है। ये आप देख लेना खुद। ये देखो, अशुद्ध व अपक्व अभ्रक के सेवन, मान लो आपने अशुद्ध और अपक्व अभ्रक का सेवन कर लिया, आपको पता नहीं था और आपने सेवन कर लिया, क्योंकि अपन तो मेडिकल वाले से लाते हैं, अपन को क्या पता ये सही है या नहीं सही है, तो अपन ने सेवन कर लिया। तो अब क्या करना है, उसका निवारण कैसे करेंगे, तो अत्सी के बीज आते हैं ना, अत्सी के बीजों को जल में पीसकर 3 दिन तक सेवन करने पर अशुद्ध या अपक्व भस्म का जो दोष हुए थे, उन दोषों का विनाश हो जाता है। अभ्रक का आपको निवारण करना है, तो अ से अभ्रक, अ से अत्सी के बीज, ट्रिक बता रही हूँ आपको याद करने की, मैंने हर जगह आपको ट्रिक बताई है, याद करना है तो, है ना। अ से अभ्रक, अ से अत्सी के बीज देंगे निवारण के लिए, ठीक है। अभ्रक भस्म की मात्रा 1 से 2 रत्ती। अब सत्वपातन के लिए ज़्यादा आप है ना टेंशनाइज मत हो कि ये वाला ही सत्वपातन हम लिख के आए, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बता रखा है कि सार, अम्ल और द्रावके, आपने पढ़ा था सार अम्ल द्रावके युक्तम धामात आकर कोष्ठ के यस्त तो निर्गत सार है सत्व इत्यादि दिए थे, है ना। तो आप सीधा नॉर्मली ये लिख सकते हैं कि अभ्रक लिया आपने और क्षार अम्ल द्रावक गण के साथ आपने उसको अंतःमुषा में उसका धमन कर दिया और उससे आपको अभ्रक का सत्व मिल गया, ठीक है। ये याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप याद करना चाहो तो मैं पढ़ा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अभ्रक में चतुर्थांश टंकण, अभ्रक लिया, अभ्रक में क्या किया आपने, 1/4 भाग टंकण मिला दिया और इस टंकण को किसकी भावना दी, मूसली स्वरस की भावना देके टिकिया बना ली, टिकिया बना के इसका सराव संपुट कर दिया और उसके बाद में पुट दे दिया या अंतमुषा में धमन कर दिया। सॉरी इसको पुट नहीं देंगे, सत्व में हमेशा कोष्ठी यंत्र में तीव्र धमन करते हैं, क्योंकि पुट देंगे ना तो इतनी हाई लेवल की फ्लेम नहीं मिल पाएगी हमें, ना सत्वपातन के लिए हाई लेवल की फ्लेम चाहिए होती है। तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अभ्रक लिया,
उसमें 1/4 बार आपने टंकण मिलाया, टंकण मिला के उसको मूसली स्वरस की भावना दे दी, मूसली स्वरस की भावना दे के इसको क्या किया, टिकिया बनाई, टिकिया बना के इसका मूषा में रखकर कोष्ठी का यंत्र में धमन कर दिया। ठीक है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अभ्रक के प्रमुख योग, आरोग्यवर्धिनी वटी, ये आपको याद नहीं भी हो ना तो छोड़ देना। देखो पंचामृत प्रॉपर्टी तो आपको याद हो ही जाएगी, गगन प्रॉपर्टी 2 योग तो याद कर ही लेना। आरोग्यवर्धिनी वटी वगैरह ना 10वें चैप्टर में आएंगे आपको, तो उनके अपन श्लोक वगैरह जो ट्रिक वगैरह है ना वहाँ देख लेंगे। ठीक है, अब विक्रांत की बात करते हैं। विक्रांत की पर्याय, विक्रांत, विक्रांत, जीर्ण वज्रक, कुवज्रक। इसको कुवज्रक जीर्ण वज्रक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये है ना रत्न वाला जो है ना, रत्न वाला भी एक चैप्टर पढ़ोगे उसमें उपरत्न में आता है। तो जो वज्र नहीं है, मतलब रत्न तो नहीं है नहीं, लेकिन उपरत्न में आता है, तो जीर्ण वज्र, इसलिए इसका पर्याय बोला गया है क्योंकि ये वज्र नहीं है, वज्र से नीचे कैटेगरी का है। तो जीर्ण वज्र, कुवज्र इसके पर्याय हो गए। जीर्ण वज्र, कुवज्र, चूर्ण वज्र भी इसका पर्याय। विक्रांत, विक्रांत, जीर्ण वज्र, कुवज्र और चूर्ण वज्र। विक्रांत की उत्पत्ति देख लेना आप। दैत्य राज महिषासुर है ना का वध दुर्गा देवी ने किया था। ये दैत्य राज था कोई, है ना, इसके बाल लगा देते हैं अपन, है ना। इसका है ना, इसका वध ये दुर्गा देवी मान लो ना, इसने इसका वध किया था। अब दैत्य ये जो है ना इसका वध किया, तो वध करने के बाद इसका रक्त गिरा, जहाँ जहाँ इसका रक्त गिरा ना वहाँ वहाँ विक्रांत की उत्पत्ति हो गई। अब ये था ही इतना कि असुर था, तो असुर का रक्त गिरेगा तो खराब ही, वज्र तो बनने से रहा, तो कुवज्र ही बनाएगा ये याद कर लेना भाई। कोई देवता का रक्त होता तो फिर भी वज्र बनता, असुर के। याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको ओनली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये, ग्रह विक्रांत का स्वरूप, क्योंकि नॉर्मली अपन सब में ये लिख देते हैं गुरु होता है, स्निग्ध होता है ना, भारी होता है, लेकिन विक्रांत का ग्राह्य स्वरूप थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके 8 किनारे वाला होता है, इसके 8 फलक होते हैं और 6 कोण होते हैं, भारी चिकना। ठीक है, 8 किनारे, 8 फलक, 6 कोण, और भारी होता है, स्निग्ध होता है और मिश्रित वर्ण से युक्त होता है। विक्रांत के भेद भी बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो आप ये ऊपर वाली याद कर लेना रसायनों के अकॉर्डिंग, है ना। तो श्वेत, रक्त, पीत, नील, कंटिन्यूसली याद रखें। श्वेत, रक्त, पीत, नील, पारावर्त। इसमें 7 ही भेद बता रखे हैं। नहीं 7 भेद याद नहीं करने आपको, विक्रांत के 8 भेद याद करने। रसरत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग याद करेंगे, ये नहीं। विक्रांत के 8 भेद होते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विक्रांत के 8 भेद होते हैं। लाइन जैसे मैं बता रही हूँ वैसे याद करने। श्वेत, रक्त, पित्त, नील, पारावर्त, कर्बूर, कृष्ण और श्याम। क्या क्या बताया मैंने आपको? श्वेत, रक्त, पित्त, नील, पारावर्त, कर्बूर, कृष्ण, श्याम। वापस रिपीट कर देती हूँ। विक्रांत के 8 भेद हैं, श्वेत, रक्त, पित्त, नील, पारावर्त, कर्बूर, कृष्ण, श्याम। विक्रांत का शोधन मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? काकू काकू ए नवा गोत्री नींबू टू। कू का मतलब कुलत क्वाथ। ठीक है, पहली बात तो विक्रांत का शोधन करेंगे कैसे? स्वेदन से, और स्वेदन करेंगे किसमें? कुलत क्वाथ से। कितने दिन तक? 3 दिन तक। ठीक है, अब देखते हैं इसमें
कुलित के क्वाथ में 3 दिन तक स्वेदन करने पर विक्रांत शुद्ध हो जाता है। ठीक है, विक्रांत का मारण। विक्रांत के मारण में मैंने आपको पहले भी बता दिया, काश नींबू गंध दे, ये था नींबू गंध दे। तो नींबू से नींबू हो गया और गंध से गंधक हो गया। तो आप क्या करोगे, शुद्ध विक्रांत लिया आपने, शुद्ध विक्रांत लिया, विक्रांत को वी से दिखा देते हैं ना। इसको क्या किया आपने, इसके अंदर आपने गंधक यानी सल्फर, ठीक है, विक्रांत में आपने सल्फर को मिला दिया और इसको किसकी भावना दे दी, नींबू स्वरस की आपने भावना दे दी। नींबू स्वरस में भावना देके इसकी चक्री का निर्माण कर लिया। चक्री का निर्माण करके आपने इसको सराव संपुट कर दिया। सराव संपुट करने के बाद 8 गजपुट दे दिए इसको। ठीक है, मैं वापस बता देती हूँ। विक्रांत लिया आपने, विक्रांत के साथ में आपने गंधक ऐड कर दिया। गंधक ऐड करने पे नींबू स्वरस की भावना दे दी। नींबू स्वरस की भावना देके चक्री का निर्माण कर दिया। चक्री का निर्माण करके सराव संपुट कर दिया। सराव संपुट करके 8 उसको गजपुट दे दिए। तो रक्त बन के आपको भस्म मिल गई। भस्म के गुण अभी मैंने आपको बताया, लगभग सेम करने हैं आपको। ठीक है, हमने एक लाइन छोड़ी है शायद, आ गया उसमें। एक बात याद रखना, हमने ना अभ्रक भस्म की मात्रा छोड़ दी शायद। मैं अभ्रक भस्म की मात्रा नहीं दे रखी क्या, ये रही, देखो हमसे छूट गई ना। अभ्रक भस्म की मात्रा 1 से 2 रत्ती। ठीक है, पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको वापस बताया, वरना तो कोई ज़रूरी नहीं था। विक्रांत की भी मात्रा पूछी जाती है क्योंकि ये ना है तो रत्न है ना, तो थोड़ा कम देना पड़ेगा। तो इसकी मात्रा होती है 1/24 रत्ती से 1/11 रत्ती, याद रखना है आपको। अभ्रक की मात्रा अपन ने 1 से 2 रत्ती बढ़ी है, विक्रांत की मात्रा 1/24 रत्ती से 1/11 रत्ती बढ़ी है। और मैंने सत्वपातन का आपको बता रखा है, सिंपल सा फंडा है कि क्षार अम्ल द्रावक के युक्तम, इनको साथ में ले लो और उसको दरवे को रख दो, कोई किसी भी दरवे को रख दो और उसका मूसा के अंदर धमन कर दो, इससे सत्व निकल जाएगा। विक्रांत के योग। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि विक्रांत जो था वो रत्न वाली में आता था, रत्न वाली चैप्टर में आता था, यानी उपरत्न था। तो ये इसका एक योग आपको याद हो जाना चाहिए, नव रत्न राज मृगांग रस। ठीक है, और एक योग आपको नाम से रत्नगिरी रस, दोनों में रत्न रत्न आ रहा है ना, आपको याद रखना है कि ये रत्न वाले चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए नवरत्न राज मृगांग रस और रत्नगिरी रस। ठीक है, अब मार्कशीट की बात कर लेते हैं हम। मार्कशीट के प्रिय क्या होता है, मार्कशीट 2 टाइप का है, स्वर्ण मार्कशीट और रजत मार्कशीट। तो स्वर्ण मार्कशीट के पर्याय बता रखे हैं आपको यहाँ पे, स्वर्ण मार्कशीट, स्वर्ण, हेम मार्कशीट, मार्कशीट, धातु मार्कशीट, तापीस, याद कर लेना। जो हेम के पर्याय है ना वो लगा देना इसके आगे। ठीक है, स्वर्ण मार्कशीट, स्वर्ण मार्कशीट, हेम मार्कशीट। रजत, रौप्य, रौप्य रजत का पर्याय होता है। विमल, विमल भी होता है। श्वेत मार्कशीट, रजत मार्कशीट, रौप्य मार्कशीट, विमल। ठीक है, मार्कशीट की उत्पत्ति, बस थोड़ा सा देख लेना कि श्री कृष्ण के विद पातल से स्रावित रक्त बिंदु से मार्कशीट की उत्पत्ति हुई थी। अब एक क्वेश्चन निरुक्ति में यह है कि इसको मार्कशीट बोला क्यों, आपको ऐसा नहीं लग रहा मधु जैसा कुछ है ना। तो मधु के सदृश वर्ण होने पर पहला, इसलिए इसको मार्कशीट बोला। फिर ये भी बोला गया कि इसको अग्नि पर जब हम जलाते हैं ना तो ये मोम की तरह हो जाता है, इसलिए इसको मार्कशीट बोलते हैं।
और फिर मार्कशीट की बात करें, अब ये बताना है कि स्वर्ण मार्कशीट और रजत मार्कशीट क्यों बोला, क्योंकि किंचित स्वर्ण अंश स्वर्ण सदृश गुण वाला होने के कारण इसको स्वर्ण मार्कशीट बोला। रजत के अल्पांश अंश के होने के कारण या रजत के समान होने के कारण इसको रजत मार्कशीट बोला। फिर बता देती हूँ मार्कशीट क्यों बोला, क्योंकि मधु के समान सदृश वर्ण था। फिर दूसरे ने बोला कि अग्नि पर इसको जलाया ना तो ये मोम की तरह हो गया, इसलिए इसको मार्कशीट बोला। अब इसको स्वर्ण मार्कशीट और रजत मार्कशीट क्यों बोला, क्योंकि स्वर्ण का अल्प अंश इसमें था और रजत का अल्प अंश इसमें था, इसलिए उसको रजत बोल दिया, इसको स्वर्ण बोल दिया। मार्कशीट के भेद मैं आपको बता चुकी हूँ, स्वर्ण मार्कशीट रजत मार्कशीट, ये याद रखना है ना। इसको कॉपर पाइराइट भी बोलते हैं, इसको आयरन पाइराइट भी बोलते हैं। फॉर्मूला देख लेना एक बार बस, पर मेनली आपको याद रखना है कॉपर पाइराइट स्वर्ण मार्कशीट होता है और आयरन पाइराइट जो होता है वो रजत मार्कशीट होता है। जितना मैंने पढ़ा दिया उतना सफिशिएंट है, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। और अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट आपको इतना तो पढ़ना है अगर अच्छी परसेंट बनानी है ना आपको। मार्कशीट के शोधन की बात करते हैं हम, है ना। अब मैंने आपको शोधन की ट्रिक बताई थी, काकू एना, एना बताई थी ना। एना आएगा यहाँ पे ए फोर अरंड प्लस न फोर नींबू, तो मातुलंग नींबू, स्पेशल नींबू लिया गया यहाँ पे अरंड के साथ, तो बोल दिया मातुलंग नींबू। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अरंड तेल क्या करेंगे, स्वेदन करना है। बस हमने अभ्रक का, ओनली अभ्रक का निर्वाप से किया था और अभी तक दोनों का स्वेदन से ही किया है। अरंड तेल और नींबू स्वरस को यंत्र विधि से 6 घंटे तक स्वेदन करते हैं। यंत्र विधि, कौन सा यंत्र यूज करते हैं स्वेदन में, दोला यंत्र। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि अरंड तेल और मातुलंग नींबू स्वरस को डाल के आपने दोला यंत्र में डाला और दोला यंत्र में उसका 6 घंटे तक स्वेदन करवाया, तो उससे मार्कशीट शुद्ध हो गया। अब मार्कशीट के मारण की बात करते हैं। अब उसमें क्या था, काश नींबू गंध दे, दे भी तो था ना, तो दे का मतलब यहाँ था दो, यानी आगे आने वाले दो जो आप पढ़ोगे ना, जिसमें एक अपन ने पढ़ लिया विक्रांत और मार्कशीट, विक्रांत और मार्कशीट दोनों का नींबू से आप करवाओगे, नींबू और गंधक से, यानी दोनों का सेम है। मैंने क्या लिखा था, काश नींबू गंध दे, तो ये आपको 2 जगह यूज करना है। मैं वापस बताती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। उसमें क्या था, नींबू गंध दे, इस दे का मतलब ये था 2, द्वि, है ना। तो ये आपको विक्रांत में भी यूज करना है और मार्कशीट में भी यूज करना है। ठीक है, देखना मार्कशीट में क्या किया आपने, समान मात्रा में गंधक मिला दी, मातुलंग नींबू स्वरस की भावना देखी, पिस्टी बना ली और उस पिस्टी से क्या किया आपने, चक्री का फॉर्मेशन कर लिया, चक्री का बना के उसको सराव संपुट कर दिया, सराव संपुट करके उसको 5 बार वराह पुट में पकाने पर मार्कशीट भस्म तैयार हो जाती है। सेम प्रोसीजर है पहले वाला। मार्कशीट भस्म का वर्ण सिंदूर के समान रक्त वर्ण वाला होता है। दोनों, विक्रांत का भी रक्त वर्ण था और उसका भी रक्त वर्ण था, और अपन ने अभ्रक का अरुण वर्ण पढ़ा था। मार्कशीट भस्म की मात्रा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख लेना, 1/2 से 2 रत्ती जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अनुपान में त्रिफला, त्रिकटु, विडंग, घृत और शहद। आपको अनुपान याद ना भी रहे ना तो इतना याद रखना कि शहद और
घृत और दुग्ध, ये 3 अनुपान आपको किसी के भी साथ लिख देने हैं। याद नहीं रहे तब की बात है, याद रहे तो एग्जैक्ट ही लिखना है। अपक्व माक्षिक भस्म सेवन किया ना आपने, तो उसके विकारों को दूर करने के लिए आपको क्या पीना है? कुलथ क्वाथ और दाडिम त्वक क्वाथ। अपक्व माक्षिक का सेवन करने पर आपको कुलथ और दाडिम त्वक क्वाथ पीना है। सत्वपातन मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे करना है, बस सबका सेम करना है। अब आप ये बोलोगे यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट ये अलग अलग अकॉर्डिंग, आचार्य के अकॉर्डिंग होता है, तो आपको वो वाला एकदम परफेक्ट है ना। क्षार अम्ल द्रावय की युक्तम, वो कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रुथ, तो वो है। स्वर्ण माक्षिक भस्म के योग है ना, आप आगे पढ़ोगे। चंद्र प्रभावटी, पंचामृत प्रपटी आपने पढ़ ही लिया तो आपको याद हो जाएगा। चंद्र प्रभा आगे देखेंगे हम, है ना इनको। अब विमल की बात करते हैं ना। विमल में क्या होता है? आयरन पायराइड जो होता है ना, उसको विमल बोलते हैं। अभी अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी थी ना, एक तो स्वर्ण माक्षिक और एक रजत माक्षिक, तो वो वाला रजत माक्षिक यहाँ आ गया ना। विमल के भेद आपने देखा होगा, विमल आजकल विमल का ऐड भी आता है, आजकल क्या बहुत पहले से ही आता है, केसरिया ऐसा कुछ, केसरिया विमल खाओगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐड आता है। मुझे ज़्यादा कंफर्म पता नहीं, पर विमल को आप याद करो ना तो आपको तुरंत केसरिया याद आ जाना चाहिए कि हमने कोई केसरिया ऐड सुना था विमल के बारे में। ठीक है, तो केसरिया से मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, स्वर्ण है ना, स्वर्ण, रौप्य और कांस्य। विमल के 3 भेद होते हैं, कांस्य, विमल, स्वर्ण को आप हेम भी बोल सकते हो ना, तो हेम विमल और र से रौप्य विमल। उस केसरिया का मीनिंग ये था। ठीक है, तो विमल के आपने 3 भेद कर दिए, हेम विमल, रौप्य विमल, कांस्य विमल। ग्राह्य विमल के लक्षण देख लेना। विमल वर्तुल, स्निग्ध कोण, फलयुक्त श्रेष्ठ होता है, वात वर्ष रसायन में श्रेष्ठ होता है। विमल की सबसे अच्छी बात, क्यूबिक सल्फाइड ऑफ आयरन। क्यूबिक कैसे बनेगा? क्यूब फॉर्म में होता है, इसलिए इसको क्यूबिक सल्फाइड ऑफ आयरन बोल देते हैं। क्यूबिक कब बनता है? जब उसमें कोण भी हो, फलक भी हो। ठीक है, विमल का शोधन, मैंने आपको ट्रिक बताई थी शोधन की, काकू एना वाह। मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको शोधन और मारण की वो ट्रिक याद हो जाए, ट्रिक से आप उनका सॉल्यूशन बता सको आराम से ना। तो वाह पे आए, उससे क्या आएगा? वाह सस्वरस। और क्या करना है, सब में स्वेदन करवा रहे हैं तो इसमें भी स्वेदन करा देंगे। स्वेदन किस में कराएंगे? दोला यंत्र में। मैंने आपको दोला यंत्र पढ़ा दिया पहले, पर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है दोला यंत्र क्या है, तो ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने। यहाँ पे एक रोड लगा दी थी, उस पर एक पोटली लटका दी थी और इसमें दरवे भरा हुआ था और इसको गर्म किया था। ठीक है, तो क्या करेंगे? वासा स्वरस के दरवे को डाल के दोला यंत्र में और स्वेदन कर देंगे तो विमल शुद्ध हो जाएगा। अब मारण की बात करते हैं। मारण की क्या ट्रिक थी? कांच नींबू गंध दे बड़ा गंध,
बड़ा गंध। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, विमल लेना है, वी से विमल देख लेते हैं। उसके अंदर आपको गंधक मिलाना है, सल्फर मिलाना है, बढ़ल स्वरस जिसको लकुच स्वरस भी बोलते हैं, उसकी भावना देनी है और चक्रिका बना लेनी है, छोटी छोटी चक्रिका बना के उसको सराव संपुट कर देना है। सराव संपुट करके उसको 10 गजबुट दे देने हैं। पढ़ते हैं उसको। विमल के साथ समान मात्रा में गंधक मिला के लकुच स्वरस की भावना दे देनी है, चक्रिका बना लेनी है, चक्रिका सराव संपुट और 10 गजबुट दे देने से विमल की भस्म बन जाएगी। विमल रक्त वर्ण की भस्म होती है। गुण सबके सेम सिंह है, अब याद कर लेना। विमल भस्म की मात्रा 1/2 से 2 रत्ती। अगर विमल के समनोपाय मतलब अगर आपने अशुद्ध या अपक्व विमल खा लिया हो ना, विमल भस्म का यूज़ कर लिया हो, तो क्या करना है, मेष संगी चूर्ण में शर्करा मिला के 3 दिन तक खिलाने पर इसका समन हो जाता है। अब आप इसको एक ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसका अपन बढ़ल में करते हैं मारण। बढ़ल आप एक फल होता है, आपको पता हो तो जहाँ जहाँ फल आएगा तो फल को खाने के लिए कौन आएगा, मेष। मेष किसको बोलते हैं, हिरण को बोलते हैं। जहाँ बढ़ल आया वहाँ उसको खाने के लिए कौन आया, हिरण आया। इसलिए मेष संगी चूर्ण यहाँ याद रख सकते हैं आप। ठीक है, सत्वोपादन मैंने आपको बता ही रखा है। थोड़ा सा ये देख लेना, 6 प्रस्थ कोयलों की अग्नि देते हैं। क्योंकि सत्वोपादन आप सबका याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो जितना बता रही हूँ उतना ही देख लेना, उसको वैसे ही करके आना है, आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। फिर भी आप देखना चाह रहे हो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। विमल के समान भाग में टंकण, टंकण में मेष संगी भस्म मिला दी, उसमें लकुच स्वरस की भावना देके मर्दन कर लिया और उसको मूसा में ले जाके उसका दमन कर दिया। विमल के योग। अब देखो केसरिया से आपको कितना फायदा हुआ, विमल के टाइप पता चल गए। अब हमें ये लग रहा है कि उसके योग में भी उसका काम है, श केसरी रस। केसरिया के फायदे देखें, ठीक है। और छ केसरी रस अपन ने देख लिया, तो छ से अपन 6 श्रृंगार रस भी याद कर लेंगे। 2 मिल गए अपन को, एक तो केसरिया के फायदे, छ केसरी मिल गया। अब अपन को छ केसरी में 6 मिल गया, तो 6 से अपन 6 श्रृंगार रस याद कर लेंगे। चलो आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं, शिलाजितु कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिलाजितु से, तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, अगर आपको हमारा चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।